सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे पॉलिटी की टेस्ट सीरीज और आज हम आ जाते हैं अपने पॉलिटी के 5th नंबर लेक्चर पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजंस अंडर द DPSPs एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया, सिक्योरिंग UCC, ये तो सारे ही हैं। ठीक है, जितने भी दे रखे हैं। अवॉइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, सिक्योरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो हमें पूछ रखा है लास्ट में, विच ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गिवन अबव आर सोशलिस्ट इन नेचर। देखो कौन से जो है वो सोशलिस्ट है नेचर में। DPSP में 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन से गांधीयन है, कौन से सोशलिस्ट हैं और कौन से वो हैं लिबरल हैं। ठीक है, प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। उसके बाद एक और आता है कि कौन से अमेंडमेंट में कौन सा ऐड किया गया था, DPSP कहाँ से आए हैं, किस टाइप के हैं और कौन कौन से केस इससे और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ये 4 चीज़ें तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप कौन कौन से आर्टिकल्स याद कर लो। आप याद कर लो गांधीयन प्रिंसिपल्स वाले, ठीक है, और आप याद कर लो लिबरल वाले। ठीक है, तो आपको सोशलिस्ट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो गांधीयन कौन कौन से थे, मैंने बताया था आर्टिकल 40। ठीक है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, उसके बाद है 46, 47, 48। ठीक है, ये आर्टिकल है कौन से, गांधीयन। आर्टिकल 40 में क्या है, विलेज पंचायत्स। ठीक है, आर्टिकल 43 में हमारा क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, 6 ईयर्स तक जो है अर्ली, ठीक है, सॉरी क्या बता रही हूँ मैं। आर्टिकल 43 में ये नहीं है। आर्टिकल 43 में मेन क्या है, कोटेज इंडस्ट्री, सॉरी। ठीक है, आर्टिकल 43 में क्या है, कोटेज इंडस्ट्रीज। ठीक है, आर्टिकल 43 में कोटेज इंडस्ट्री। आर्टिकल 43 में क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है आर्टिकल 43B में। उसके बाद है 46 में क्या है, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट जो SC ST के हैं। ठीक है, उसके बाद 47 में हमारा क्या है, 47 में हमें इंटॉक्सिकेंट से प्रोहिबिट करना है। जैसे कि जो ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स हैं, ये जो इंजुरीज होती हैं हेल्थ के लिए, वो प्रोहिबिट करनी है। वो है आर्टिकल 47 में। और उसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 48, जो किसके लिए है, मेनली है कि हमें जो स्लॉटर ऑफ काउज है या फिर मिल्च या फिर ड्रॉट कैटल्स हैं, उनके जो स्लॉटर है उसको प्रोहिबिट करना है, ताकि उनकी ब्रीड को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये है आर्टिकल 48 में। तो ये हो गए हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये आर्टिकल्स याद कर लो, ये है हमारे गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है, देखो हमने देखा कि कोटेज इंडस्ट्री का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 43। ठीक है, आर्टिकल 43 हमारा कोटेज इंडस्ट्रीज का, वो हमें प्रमोट करनी है। तो ये कौन सा है, गांधीयन प्रिंसिपल है, तो ये हमारा कट गया। अब मैंने बोला था कि आप लिबरल भी याद कर लो। एक तो है हमारा लिबरल में 44, एक है 45 और पीछे जितने बच गए 48, 48A, ठीक है, 49, 50, 51, ये जितने बच गए ये सारे क्या हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स है। लास्ट वाले सारे लगभग लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से कुछ गांधीयन है और उससे पहले वाले जो बच गए ना 36 से जितने भी बच गए, वो सारे कौन से, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, तो ये लिबरल और गांधीयन को आपको याद रखने हैं। और आपको पता होगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये कौन सा प्रिंसिपल है, लिबरल प्रिंसिपल है, आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। और ये जो है हमारा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये भी हमारा कौन सा प्रिंसिपल है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। तो 3 और 4 हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल हो गए और अदर्स कुछ गांधीयन है और कुछ हमारे क्या हैं, ये वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, ये कौन सा आर्टिकल है, ये हमारा 43A है। ठीक है, कौन सा है हमारा 43A। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, 43B जो है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाना है हमें। और 43B हमारा गांधीयन प्रिंसिपल है, जिसमें कोटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। लेकिन उसमें जो 43A आ गया वो क्या है, हमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर करना है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, वो हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। उसके बाद अवॉइडिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये हमारा कौन सा आर्टिकल है, ये है हमारा आर्टिकल 38A। कौन सा है हमारा, जो हमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देनी, आर्टिकल 38A। देखो अभी जितने आर्टिकल्स मैंने बताए ना, केवल इनको याद कर लो। ठीक है, अभी कम से कम आपको इतने तो याद होंगे, उससे अब सारे करने जाओगे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, केवल अभी इतने याद कर लो। तो ये आपका हो गया, आपका क्या किसके बारे में हो गया, मेन कि कौन से आर्टिकल है, कौन से गांधीयन है, कौन से लिबरल है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, दो चीज़ें और हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज लास्ट बार बता रही हूँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 4 चीज़ें ऐड की गई थी। किसमें, इसमें
डीपीएसपी में 4 चीज़ें ऐड की गई थी। कौन सा? एक तो आर्टिकल 39, ठीक है, याद रख लेना, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, ठीक है, फिर है आर्टिकल 43A और एक है आर्टिकल 48A। ये जो 4 आर्टिकल हैं ये ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसमें केवल एक आर्टिकल किया गया था ऐड, वो था आर्टिकल 38। कौन सा? आर्टिकल 38, जो मेनली इनइक्वालिटीज़ को प्रमोट करने मतलब कम करने के लिए था, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें आर्टिकल 45 ऐड किया गया। कौन सा? आर्टिकल 45, जो मेनली एजुकेशन के लिए है, ठीक है, जो मेनली एजुकेशन के लिए, किसी 6 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें मैंने बताया कि आर्टिकल 43 भी ऐड हुआ, जिसमें था कौन सी थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। कौन सी थी? उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ थी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 43 ऐड किया गया, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐड की गई। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 45 ऐड किया गया और उसमें एजुकेशन डाल दिया गया। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसमें आर्टिकल 38 को डाला गया और जिसमें इनइक्वालिटीज़ को कम करने की बात की गई। और 42nd में ये 4 आर्टिकल्स डाले गए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको पता होगा जो ये डीपीएसपी हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? इरीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? इरीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। इसके बाद ये कौन सी डेमोक्रेसी प्रोवाइड करते हैं? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। कौन सी? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ये प्रोवाइड करते हैं। क्या कोई सैंक्शंस भी लगाते हैं? यस, दे हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस, दे हैव मोरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस होते हैं इनके। तो ये पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो नेगेटिव इन नेचर होते हैं, ये पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। और एक इसमें चीज़ आई थी कि मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस इसमें आया था, जिन्होंने बोला था कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन उनके बेड रॉक पे बना हुआ है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उनके बेड रॉक पे बना हुआ है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये चीज़ें याद रख लेना तो लगभग आपके जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाएंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या बोलता है? आर्टिकल 24 के बारे में बताना है। आर्टिकल 24 में क्या है? मेनली चाइल्ड लेबर को हमें प्रिवेंट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एक्सप्लिसिटली, जो मतलब एक्सप्लिसिटली रेगुलेट करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं चिल्ड्रन के एम्प्लॉयमेंट को। सबसे पहले बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स, बिल्कुल वो होता है। बॉन्डेड लेबर, देखो बॉन्डेड लेबर में तो मेनली जो बॉन्डेड लेबर है वो प्रोहिबिटेड होगी ना, यहाँ पे चाइल्ड लेबर नहीं होगी। तो ये बॉन्डेड लेबर के लिए मेनली ये आर्टिकल 23 को प्रमोट करने के लिए है, ठीक है, आर्टिकल 23 को प्रिवेंट करने के लिए कि वहाँ पे मतलब कोई भी बॉन्डेड लेबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे फैक्ट्रीज है, ये फैक्ट्री एक्ट भी है। तो फर्स्ट एंड थर्ड है हमारे और सेकंड नहीं है, क्योंकि सेकंड मेनली किसको प्रिवेंट कर रहा है? वो मतलब मेनली किसके लिए? आर्टिकल 23 के लिए, 24 के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमें पूछा था आर्टिकल 24 जिसमें चाइल्ड लेबर को हमें प्रिवेंट करना, तो चाइल्ड लेबर एक्सप्लिसिटली कहाँ पे प्रिवेंट किया जा रहा है। इसके अलावा ऐसे नहीं कि केवल यही एक्ट, और भी बहुत सारे एक्ट हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938 का है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट तो हमने देख लिया। उसके बाद ये क्या है? मर्चेंट शिपिंग एक्ट, फिर प्लांटेशन लेबर एक्ट, उसके बाद मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एक्ट, ठीक है। उसके बाद अप्रेंटिस एक्ट। तो ये सारे एक्ट ऐसे हैं जिसमें मेनली क्या है? चाइल्ड लेबर को मतलब वो किया जा रहा है, प्रिवेंट किया जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि सिंपल मेजोरिटी से कौन से बिल पास किए जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए। देखो, मनी बिल कैसे पास किया जाएगा? सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। प्रेसिडेंट रूल भी कैसे पास होगा? सिंपल मेजोरिटी से। उसके बाद जो कैग है, लेकिन उसका जो रिमूवल होगा वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा, ठीक है। कैग का रिमूवल कैसे होगा? कैग हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, इनका रिमूवल कैसे होगा? स्पेशल मेजोरिटी चाहिएगी। यहाँ पे कैसी मेजोरिटी चाहिएगी? हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और प्रेसिडेंट रूल मैंने करवाई रखा है, मनी बिल मैंने करवाई रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड हमारे करेक्ट हैं और जो है थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है? सबसे पहले बोलता है कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताना है, ठीक है। देख लेते हैं जी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ चीज़ें। क्या बोल रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में? सबसे पहले है कि ये पार्ट 4 में ऐड की गई हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो एक चीज़ देखो, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू तो इनको ऐड किया गया, लेकिन ये पार्ट 4 में नहीं, पार्ट 4A में इनको ऐड किया गया, ठीक है। पार्ट 4A में, क्योंकि जो पार्ट 4 है वो तो डीपीएसपी का है, तो पार्ट 4A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी कि पार्ट 4 में इनको ऐड किया गया है। बोल रहे हैं कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आई है, और उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे हमारे मनमोहन सिंह। देखो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था
2002 या फिर 2003 में, ठीक है। 2002-2003 के आसपास हुआ था ये। तो उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे मनमोहन सिंह जी नहीं थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी इसलिए रॉन्ग हो गई। वैसे 11th जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही डाली गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। मैंने बता दिया कौन से पार्ट में ऐड किया गया, 4A, और आर्टिकल कौन सा है, 51A। आर्टिकल 51A में इसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 2 कमेटीज़ मैंने इससे रिलेटेड बताई थी फंडामेंटल ड्यूटी से, एक स्वर्ण सिंह कमेटी जिन्होंने रिकमेंड किया था इनको बनने के लिए, एक थी वर्मा कमेटी जिन्होंने बताया था कि कौन से लीगल प्रोविजंस हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। वैसे जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल है। कौन क्या है, नॉन इन्फोर्सेबल, और ये केवल और केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए, नॉन सिटीजन्स के लिए ये प्रेजेंट नहीं है। कहाँ से इंस्पायर हैं ये, मेनली यूएसएसआर, अर्स्ट वाइल यूएसएसआर से मेनली ये प्रमोटेड है। कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे इनकी लिस्ट दी गई है, मतलब ड्यूटीज़ की, कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, शायद जापान ही एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जहाँ पे मेनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ की लिस्ट दी गई है, ठीक है। याद रख लेना डीपीएसपी हमारे कहाँ से लिए गए हैं, इरीज कॉन्स्टिट्यूशन से, जबकि जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारे कहाँ से ली गई है, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोल रहे हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेड रॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी से बना है। तो हमें बताना है कि किस केस में ऐसा बोला गया था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने केस बताया था, वो कौन सा केस है, मिनर्वा मिल केस। किसमें ऐसा बोला गया था, मिनर्वा मिल केस में ऐसा बोला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 4 केसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार इनको मैं आज फिर से देख लेती हूँ, ठीक है। वैसे मैंने एक बार करवा दिया था, लेकिन तब मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मॉल सेक्शंस में इस क्वेश्चन को करवाया था। अभी देख लेते हैं हम किसको। सबसे पहले जो भी है ना, ये चंपाकम डोराजाई जो भी केस है, सबसे पहले वाला केस, ठीक है, उसको देख लेते हैं। इसने बोला था कि जब भी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, जब भी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कौन प्रिवेल करेगा, तो फंडामेंटल राइट्स विल प्रिवेल। कौन प्रिवेल करेगा, फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। डीपीएसपी को इतना ज़्यादा वो नहीं दी जाएगी प्राइमेसी, मेनली फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। और एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे बोल दी थी इसी केस में कि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट जो इसका किया जा सकता है थ्रू पार्लियामेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस में बोला गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू अमेंडमेंट किया जा सकता है बाय पार्लियामेंट, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था, अगर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में अगर कन्फ्लिक्ट होता है तो कौन प्रिवेल करेगा, फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। ये 2 चीज़ इसने बोली, ठीक है। अब आ गया हमारा, इसके बाद आ गया हमारा दूसरा केस जिसका नाम है गोलकनाथ केस। कौन सा आया हमारा, उसके बाद हमारा गोलकनाथ केस। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। 2 ही चीज़ उसके बारे में ध्यान रखनी है। अब तीसरी चीज़ आ गई हमारी गोलकनाथ केस में। इसने क्या बोला था, फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उनका अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। अभी ध्यान देना, गोलकनाथ बोलेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, AMEND, ठीक है। आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, किसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, तो इन्होंने बोला, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, 2 केसेस आए, ठीक है। एक आया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दोनों ही 1971 में आए हैं। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, इस 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया कि जो पार्लियामेंट है ना, उसके पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को ले सकती है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है, फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं। फिर से इन्होंने बोल दिया कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है या ब्रिज अवे कर सकती है, ठीक है। फिर आया हमारा कौन सा, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें क्या बोला गया, उसने एक नए आर्टिकल को ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो था आर्टिकल 31C। कौन सा, आर्टिकल 31C, एक न्यू आर्टिकल को ऐड कर दिया उन्होंने। और इसमें 2 चीज़ें हुई, इस आर्टिकल के थ्रू 2 चीज़ें हुई। क्या चीज़ें हुई, सबसे पहली चीज़ इस आर्टिकल ने बोली कि अगर कोई भी डीपीएसपी अगर लागू कर रहे हैं, अगर वो डीपीएसपी सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट में 2 चीज़ का उसने एग्जांपल दिया, एक तो है आर्टिकल 39B और 39C। अगर आर्टिकल ये अगर सोशलिस्ट प्रिंसिपल वाले डीपीएसपी अगर आपको इम्प्लीमेंट करने हैं तो फिर
आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 जो है उसको अब्रिज किया जा सकता है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 को क्या किया जा सकता है, अब्रिज किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर कोई भी डीपीएसपी सोशलिस्ट प्रिंसिपल वाला है, जैसे कि आर्टिकल 39 बी और सी, तो आर्टिकल 14 और 19 को वोलेट किया जा सकता है, उनको प्राइमेसी नहीं दी जाएगी। पहली चीज़ तो इन्होंने ये बोली, ठीक है। दूसरी चीज़ इसने क्या बोली, 31 सी आर्टिकल ने दूसरी चीज़ बोली कि जो भी आप करोगे तो वो कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वो कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, कोर्ट उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकता, ठीक है भाई। तो फिर अगर कोर्ट नहीं कर सकता, देखो, तो कोर्ट को तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़गी होगी। फिर आते हैं हमारे केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस क्या बोलते हैं कि पहला प्रोविज़न तो ठीक है, पहला प्रोविज़न तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, पहला प्रोविज़न तो कॉन्स्टिट्यूशनल है और वैलिड भी है, लेकिन जो ये दूसरे वाला प्रोविज़न है ना कि कोर्ट में आप वो नहीं कर सकते, याद रखना, उन्होंने बता दिया कि ये जो सेकंड प्रोविज़न है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है और आप कोर्ट को नहीं रोक सकते जुडिशियल रिव्यू करने से, इसका तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो होगा ही होगा। केशवानंद भारती केस में ये बोला गया। पहला प्रोविजन तो बोला ठीक है, डीपीएसपी अगर आप लगा रहे हो कहीं पे 39 बी और सी, तो ठीक है, आर्टिकल 14 और 19 को आप वो कर सकते हो, लेकिन ये होगा, ठीक है। ये चीज़ आगे समझ में केशवानंद भारती केस की। उसके बाद क्या हुआ, 42 आपने पता ही है, फिर 42 अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, याद रखना। बाद में 42 अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोल दिया गया था, केशवानंद भारती केस है 1973 में, ये 42 अमेंडमेंट एक्ट है 1976 में। इसमें क्या बोला गया कि ठीक है, तुमने तो 2 ही के लिए बोला है, मतलब इसमें क्या बोला था, इसमें गोलकनाथ केस के बाद 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोला था कि 39 बी और सी अगर आप लगा रहे हो तो 14 और 19 को आप वोलेट कर सकते हो। 42 अमेंडमेंट एक्ट ने बोल दिया कि सारे डीपीएसपीज के लिए, इन्होंने क्या बोल दिया, सारे डीपीएसपी जो हैं वो ज़्यादा प्राइमेसी होंगे फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है, इन्होंने ये बोल दिया। तो इसके बाद तो वो होना ही था, क्या होना था, उसके बाद तो कुछ फंडा होना ही था। उसके बाद आया हमारा मिनर्वा मिल केस, उसके बाद आया हमारा कौन सा, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस में क्या बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला केस, 1980 में ये केस आया। इस केस ने क्या बोला, इसने बोला कि जो तुम बोल रहे हो ना कि सारे डीपीएसपी की कैन हैव प्राइमेसी ओवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो इन्होंने ये बोला कि ये चीज़ रॉन्ग है। इन्होंने ये क्या बोला कि ये चीज़ रॉन्ग है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, ये चीज़ जो है वो आप इनवैलिड बोल रहे हो, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, ठीक है, ये सारे डीपीएसपी नहीं, लेकिन जो बोला था 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कि जो आर्टिकल 39 बी है और सी हैं उसको हम प्राइमेसी दे सकते हैं, ठीक है, वो प्राइमेसी रखी गई कि ठीक है, आर्टिकल 14 और 19 से ज़्यादा प्राइमेसी दी जाएगी आर्टिकल किसको, 39 बी और 39 सी को, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 31 को तो इस टाइम पे हटा दिया गया था, ठीक है, आर्टिकल 31 को राइट टू प्रॉपर्टी को 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया था, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये 2 आर्टिकल रह गए। फिर क्या हुआ, फिर बाद में मिनर्वा के मील केस ने ये भी बोला भाई, क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट्स और अगर डीपीएसपी हैं ये दोनों ही क्या है, बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये दोनों ही बेडरॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप ये नहीं कर सकते, एक को नीचे एक को ऊपर नहीं कर सकते, इनको आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तब आया मिनर्वा मील केस, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सारे डीपीएसपी को आप क्यों कर रहे हो, कुछ को तो हम प्राइमेसी दे ही रहे हैं। तो ये जो थे, ये थे हमारे 4 केसेस, ठीक है, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। कहाँ गए भाई, एक तो चंपाकम वाला केस, ठीक है, उसके बाद गोलकनाथ केस जिन्होंने क्या बोला, फिर 2 अमेंडमेंट्स आए, 24 और 25, उसके बाद आया हमारा केशवानंद भारती केस और उसके बाद आया हमारा मिनर्वा मिल केस, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से देख लेना। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा बेडरॉक किसने बोला था, तो लास्ट वाले ने बोला था, वो था मिनर्वा मिल केस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या बोलता है, हमें बताना सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सबसे पहले बोल रहे हैं आर्टिकल 130 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देखो, बोल रहे हैं कि आर्टिकल 130 में बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो दिल्ली है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये तो बोला गया है कि 130 में ये बोला गया है कि
सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो क्या होगी, दिल्ली होगी। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू अपॉइंट अदर प्लेस एज, देखो अगर आपने अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़े तो आपको पता होगा पार्लियामेंट ऑथराइज नहीं है, सीजेआई जो है, और केवल किससे कंसल्ट करेंगे, प्रेसिडेंट से, तो वो अब उस सीट को चेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की कहीं पे भी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सीजेआई जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए। एक और चीज़ ध्यान रखना, मैंने कल आपको बताया था एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, याद होगा आपको अगर। ठीक है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट मैंने बताया था कि आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग मतलब एडवाइजरी जुरिडिक्शन है। उसमें याद रखना अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का रेफरेंस प्रेसिडेंट लेते हैं या फिर कोई रेफरेंस देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल केस अगर कोई जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 5 जजेस की बेंच बैठनी चाहिए उस केस को देखने के लिए। ठीक है, याद रखना। और अदर केसेस में क्या होता है, अदर केसेस में क्या होता है, 3 से कम जज नहीं बैठने चाहिए। अदर केसेस में 3 से कम नहीं, कम से कम 3 जज बैठने चाहिए। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल केस एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंडर अगर सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है तो कम से कम 5 जजेस की बेंच वहाँ पे बैठनी चाहिए। तो ये कल मैं बताना भूल गई थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आर्टिकल 14 के बारे में बताना है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इक्वल कौन है, तो सब जितने भी इंडिविजुअल हो गए, फॉरेनर्स हो गए, सब लॉ के सामने इक्वल है। तो फॉरेनर, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, रजिस्टर्ड सोसाइटी, सारी ही इक्वल है लॉ के सामने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कूनो नेशनल पार्क के बारे में बात करनी है। सबसे पहले रिवर गिरना यहाँ से पास होती है। देखो कूनो नेशनल पार्क है हमारा एमपी में और गिरना रिवर है हमारी महाराष्ट्र में, तो ये स्टेटमेंट तो होगी हमारी रॉन्ग। सेकेंड, इट इज़ लोकेटेड इन एमपी, बिल्कुल। इट हैज़ बीन चूजन फॉर द चीता री इंट्रोडक्शन, अब तो कर भी दिया है। ठीक है, तो ये चीता री इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ इसको चुना गया है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड एंड थर्ड सही स्टेटमेंट है और फर्स्ट जो है वो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, और अगर बात करूँ, देखो इससे रिवर गिरना नहीं फ्लो करती, यहाँ से कूनो रिवर ही फ्लो करती है। कौन सी रिवर, कूनो रिवर ही कूनो नेशनल पार्क से फ्लो करती है। और जो कूनो नेशनल पार्क है उसको नेशनल पार्क का स्टेटस कब दिया गया है, इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया है 2018 में ही। ठीक है, और अगर और कुछ बात बताएं, कौन से चीता को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, अफ्रीकन चीता को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अगर अफ्रीकन चीता की बात करें, अफ्रीकन चीता जो है अगर उसके IUCN स्टेटस की बात करें तो वो वल्नरेबल कैटेगरी में है, और अगर उसके साइट्स में स्टेटस की बात करें तो वो अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है, अगर एशियन चीता जो है क्या है वो इंडिया से ख़त्म हो गया है। ठीक है, वैसे तो वर्ल्ड से ही खत्म हो गया, केवल ईरान में प्रेजेंट है। ठीक है, एशियन चीता जो है वो उसका अगर IUCN स्टेटस की बात करें तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और साइट्स की बात करें तो अपेंडिक्स 1 में ही है। और अभी तो केवल वो उसका जो वो है वो ईरान में ही मतलब पाया जाता है। ठीक है, एशियन चीता। इसके अलावा देखो कूनो नेशनल पार्क को चूज़ किया गया, इसका मतलब 4 और जगह को सिलेक्ट किया गया था इसमें वो करने के लिए, मतलब जहाँ पे री इंट्रोडक्शन किया जा सकता था चीता का। 4 और कौन कौन सी जगह थी, इंपॉर्टेंट जगह थी, जैसे कि एक थी नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नोरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे थी, MP में ही थी। ठीक है, दूसरी थी हमारी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हमारी MP में ही थी। ठीक है, उसके बाद है एक शाहगढ़ बल्ज, राजस्थान में था ये। शाहगढ़ बल्ज कहाँ था, ये राजस्थान में था। और उसके बाद थी मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये भी हमारा कहाँ था, राजस्थान में था। तो ये और साइड भी इंक्लूड की गई थी, मतलब सेलेक्ट की गई थी, लेकिन उसमें से कूनो नेशनल पार्क को लास्टली सेलेक्ट किया गया कि उसमें रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हमें बताना है ये एक टाइप की गवर्नमेंट है जहाँ पे अल्टीमेट जो लीडर होते हैं वो सुप्रीम डिटी होते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब एज ए गॉड, तो ये कौन सी होती है, थियोक्रेसी। ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको सोचने की जरूरत है नहीं, तो ये होती है थियोक्रेसी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 हमें क्या बोलता है, सबसे पहले लॉज मेड फॉर अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स आर कंसिडर्ड। देखो अगर केवल हमें किसी बाउंड्री में अल्टरेशन करना है स्टेट्स की, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सिंपल अमेंडमेंट से, सिंपल मेजोरिटी से वो पास हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज कंसर्न विद द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्रीज विद पार्लियामेंट। देखो सॉरी, बाउंड्रीज विद बांग्लादेश। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको पता होगा NJAC बना था, इसके अकॉर्डिंग क्या बना था, NJAC, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट भी कर दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग तो NJAC बना था, ये तो था ही नहीं। तो बांग्लादेश के लिए कौन सा था,
मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके लिए, ठीक है। कौन सा हुआ था? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था इंडो बांग्लादेश बाउंड्री के लिए, तो ये नहीं हुआ था, 99 नहीं हुआ था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। थर्ड है इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अनदर कंट्री विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल 3 में ये चीज़ बोली गई है, आर्टिकल 3 में ये चीज़ बोली गई है कि आप वैसे बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हो स्टेट की, लेकिन किसी फॉरेन टेरिटरी को नहीं दे सकते। अगर आप किसी फॉरेन टेरिटरी को अपनी टेरिटरीज दे रहे हो तो फिर याद रखो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई है क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हमें लोक अदालत के बारे में बताना है। ये क्या है? अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम है, जिसमें जल्दी से जल्दी आपके डिस्प्यूट्स क्या हो जाएंगे? रिजोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले है इट हैज़ बीन गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस, इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल सही बात है, इनको दे दिया गया है। सेकंड है जो अवार्ड ये देती हैं वो बाइंडिंग नहीं है, तो याद रखना जो भी लोक अदालत अवार्ड देंगी, जो भी मतलब जजमेंट देंगी, वो क्या होगा? बाइंडिंग होगा, नॉन बाइंडिंग नहीं होगा, ठीक है, और अपीलेबल नहीं होगा, उसको आप अपील नहीं कर सकते, और वो डिसीजन क्या होगा? बाइंडिंग होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड बोल रहे हैं देयर इज नो स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजरल लॉ लाइक सिविल प्रोसीजर कोड एंड एविडेंस एक्ट वाइल असेसिंग द क्लेम्स बाय लोक अदालत। बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं होता प्रोसीजरल लॉ का, जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये हमारी स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लोक अदालत, और यहाँ पे ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। यहाँ पे कोई कोर्ट फी नहीं लगती है। अगर आपने कोई फी दी भी है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? रिफंड हो जाएगी, अगर आप इसमें केस लेके आते हो तो, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला लोक अदालत कहाँ पे बना था? कब बना था? 1982 में गुजरात में बना था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कौन कौन होते हैं वैसे लोक अदालत में, होते कौन है? सबसे पहले उसके चेयरपर्सन की बात करते हैं। चेयरपर्सन मेनली होते हैं जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है, वो चेयरमैन होते हैं उसके। एक इसमें लॉयर होते हैं, मतलब और एडवोकेट मान लो, और एक होते हैं इसमें सोशल वर्कर, ये होते हैं इसके मेंबर्स, ठीक है। तो ये चलाते हैं लोक अदालत, ठीक है। तो एक होते हैं सोशल वर्कर। तो हो गया हमारा लोक अदालत का सिस्टम खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। CSTO के बारे में बताना। CSTO देखो अगर आपने नाटो पढ़ा होगा तो उसके अगेंस्ट में पढ़ा होगा। CSTO अभी तक तो आपने रट भी लिया होगा, तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इट प्रोवाइड्स फॉर रीजनल एग्रीमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर। देखो यूरोपियन यूनियन मेंबर का नहीं है, ये रशिया ने बनाया है, रशिया ने अगेंस्ट नाटो बनाया है, ठीक है, टू प्रोटेक्ट टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यूरोपियन मेंबर्स का ये नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, क्योंकि ये रशिया का मतलब इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है। सेकंड है कलेक्टिव सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो हाईएस्ट बॉडी है इसमें, जिसमें हेड्स ऑफ मेंबर स्टेट्स मिलते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड है इन द इवेंट ऑफ एन एग्रेशन अगेंस्ट एनी ऑफ द मेंबर स्टेट ऑल अदर मेंबर्स कैन प्रोवाइड इट विद मिलिट्री असिस्टेंट। बिल्कुल अगर एक पे हमला होता है सारे मिलिट्री असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब जो CSTO ये बना कब था? ये 1992 में बना था, ठीक है। कब बना था? 1992 में बना था। उस टाइम पे कौन सी ट्रीटी हुई थी? ताशकंद ट्रीटी हुई थी। कौन सी हुई थी? ताशकंद ट्रीटी हुई थी, ठीक है, ताशकंद ट्रीटी हुई थी उसमें। और अगर बात करें हम इसके मेंबर्स की, ठीक है, मेनली तो इसमें रशिया मेंबर है। मेनली इसमें मेंबर्स कितने? 6 मेंबर्स हैं। इसमें कौन कौन है? उन कंट्रीज़ के नाम क्या क्या हैं जो इसके मेंबर्स हैं? सबसे पहले हैं, इनका नाम है अर्मीनिया, ठीक है। अर्मेनिया और अजरबैजान में आपने पता वो हम लड़ाई चल रही थी, ठीक है। तो अर्मेनिया है, एक है बेलारूस, ठीक है, एक है रूस, ठीक है, एक है कजाकिस्तान, एक है किर्गिस्तान, और एक है ताजिकिस्तान, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हैं हमारी जो किस में है? CSTO के पार्ट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। उज्बेकिस्तान निकल गया था इससे बाहर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हमें CAA के बारे में बताना, इतना न्यूज़ में चला था तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले इट प्रोवाइड्स इंडियन सिटीजनशिप टू इलीगल माइग्रेंट्स हु एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर। देखो ये 2010 डेट नहीं है, 2014 है। जो लोग 2014 मतलब 2014 से पहले आए हैं उनको क्या दे दी जाएगी? ऐसे वो दे दी जाएगी क्या? सिटीजनशिप दे दी जाएगी, वो भी केवल माइनॉरिटीज़ को, जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, जैसे कि हिंदूज़ हैं। उन कंट्रीज़ की जो रिलीजियस माइनॉरिटी जैसे कि हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, ये सारे, ठीक है। सेकंड है द एक्ट डज नॉट अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मेंशन्ड इन 6th शेड्यूल। बिल्कुल 6th शेड्यूल के जो एरियाज़ होंगे वहाँ पे जो ये एक्ट है CAA ये अप्लाई नहीं होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रखी है, वहाँ पे ये बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। या फिर ऐसे एरिया जहाँ पे इनर लाइन परमिट है, या फिर बंगाल जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन जहाँ पे है वहाँ पे ये जो रूल है ये अप्लाई नहीं होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। और
फर्स्ट स्टेटमेंट जो वो हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज 14 पे। हमें बताना है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। सबसे पहले जितने भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, डिवाइसेज हैं, उनके डिफॉल्ट पासवर्ड यूनिक होने चाहिए, तो तभी तो वो सेफ रहेंगे, बिल्कुल। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज नीड टू बी अवॉइडेड। देखो लिस्ट प्रिविलेज का जो प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट प्रिविलेज उसको हमें फॉलो करना है, ठीक है, ना कि उसमें कम होना चाहिए। मतलब मेनली जो डिवाइसेस हैं वो लिस्ट प्रिविलेज पे ही काम करने चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। ठीक है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस जो है वो मिनिमल स्टेप्स में होना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी होना चाहिए, तभी तो वो इफेक्टिव होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो जाता है सी। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बताना है। ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में अगर हमें बताना है तो इसकी है ना स्क्रीनशॉट ही देख लो आप, 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारी रिपोर्ट। मेनली इसको कौन निकालता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मेनली इसको निकालती है। ये बाई एनुअल रिपोर्ट है जो निकलती है, ठीक है, हर 2 साल में इसको निकाला जाता है। और एक चीज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इसको निकालता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना, ये डेटा सारा आपको याद ही करना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखिए, टॉप 5 जो स्टेट्स हैं जिनमें जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा, वो कौन कौन से, सबसे पहले आती है मिजोरम, उसके बाद आती है अरुणाचल। तो ये एक स्टेटमेंट वहाँ पे रॉन्ग हो जाती है, वहाँ पे अरुणाचल बोल रखी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है जिसमें। फिर ये सेकंड स्टेटमेंट वहाँ पे आती है कि मतलब टाइगर रिजर्व जहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है वो नागार्जुन सिरसलम टाइगर रिजर्व है, ये वहाँ पे दे रखा है हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ये टॉप स्टेट जहाँ पे मैनग्रोव है, तो ये इसमें सबसे ज़्यादा बंगाल है, ये बिल्कुल वहाँ पे सही स्टेटमेंट दे रखी है। और टॉप स्टेट जहाँ पे बैम्बू होता है वो कौन सी, एमपी है, तो ये भी स्टेटमेंट दे रखी है। और जितनी सारी चीज़ें हैं इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और आपको वहीं से करना होगा। तो ये देखो, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट कवर में उन्हें अरुणाचल प्रदेश को ज़्यादा दे रखा, तो यहाँ पे क्या था, मिजोरम, यहाँ पे क्या था, मिजोरम था, अरुणाचल नहीं था, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। बोल रहे हैं नागार्जुन सिरसलम टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है, बिल्कुल ये भी सही स्टेटमेंट है। एमपी में मैक्सिमम बैम्बो बियरिंग एरिया, बिल्कुल ये भी। और वेस्ट बंगाल में मैक्सिमम मैनग्रोव्स हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या है, गुजरात में है। तो 3 स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और ऐसे क्वेश्चन तो भाई मतलब जैसे ही मतलब अगर पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वैसे ही टेस्ट सीरीज में वैसे ही क्वेश्चन आने लगते हैं, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। सबसे पहले जो माइनॉरिटी टर्म है वो डिफाइन की गई आर्टिकल 30 में, बिल्कुल भी नहीं डिफाइन की गई। मतलब अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में आए ना कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर रखी है, वो तो मिलती ही नहीं है, ठीक है, डिफाइंड कुछ नहीं है। सेकंड है अंडर आर्टिकल 28 रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज परमिटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट। देखो, अगर कोई ट्रस्ट उसको चला रहा है तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, लेकिन अगर कोई स्टेट चला रही है तो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारी करेक्ट। थर्ड है आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन देता है केवल और केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को। वो तो याद रखना, जो आर्टिकल 29 है उसमें मिली लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर है उसको प्रमोट करने की बात की गई है। तो उसमें मतलब रिलीजियस और लिंग्विस्टिक दोनों माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात है, केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमारी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि आर्टिकल 29 किसके लिए है, और जो आर्टिकल 30 है वो मेनली केवल किसके लिए, लिंग्विस्टिक, जिसके लिए भी है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए है कि वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, रिलीजियस के लिए कि लिंग्विस्टिक के लिए मेरे को बताना है आर्टिकल 30, ठीक है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये जो फोल्ट है, साउथ वागड़ फोल्ट, कैट्रोल हिल फोल्ट, गेडी फोल्ट, ये कहाँ पे हैं, याद रखना ये कहाँ पे हैं, ये हमारे कच्छ रीजन में है। कहाँ पे हैं ये, हमारे कच्छ रीजन में, बस ये इतना ही पता होना चाहिए आपको। अब जाते हैं नेक्स्ट पे। हमें बताना है कि कौन सा ओरिजिनल पार्ट नहीं है, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट नहीं है। मैंने आपको बताया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 3 नए वर्ड प्रीएम्बल में ऐड किए गए थे, सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये वर्ड ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इसका मतलब केवल सेकंड और फोर्थ थे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हमें बताना है सिटीजनशिप के बारे में। सबसे पहले सिटीजनशिप इज लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट अंडर, देखो सिटीजनशिप बिल्कुल यूनियन लिस्ट के अंडर हमारी लिस्टेड है। सेकंड है द टर्म सिटीजन इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है कि जो सिटीजन वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं है। थर्ड है द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप हमने कनाडा से लिया, बिल्कुल भी नहीं। सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिशर से लिया है,
कहाँ से लिया है हमने? ब्रिटिश से लिया है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। और आपको पता होगा आर्टिकल 5 से लेके 11 तक जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो सिटीजनशिप के हैं। आर्टिकल 5 से 11 तक मतलब क्या है कि आर्टिकल 5 से 11 में बताया गया है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना या जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे किन किन लोगों को सिटीजनशिप देगी, ठीक है। उस टाइम पे क्या किया गया, किन किन लोगों को सिटीजनशिप देगी, मेनली उसके लिए है ये, ठीक है। और 5 से लेके 8 तक तो उनके लिए है। फिर है एक है 9, 10, 11, ये जो 3 आर्टिकल हैं ये थोड़े डिफरेंट है। आर्टिकल 11 में बोला गया कि अगर कोई भी सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ बनाना होगा तो उसको कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी। अभी तो हमने कंडीशन रख दी, लेकिन उसके बाद कोई भी कंडीशन जो है वो पार्लियामेंट बना सकेगी। आर्टिकल 10 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 10 में कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में, अगर आप मतलब सबको सही चल रहा है तो कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप रहेगी। आर्टिकल 9 में क्या बोल रखा है कि इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हो वॉलेंटरली तो फिर आपकी इंडियन सिटीजनशिप आपसे छीन ली जाएगी। तो ये है आर्टिकल 9, 10, 11, 5 से लेके 8 तक बोला गया कि कौन कौन जो है वो इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताना है। सबसे पहले दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश 7 कमेटीज टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 13 कमेटी सेटअप की गई थी, ना कि 7, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। सेकंड है कांग्रेस पार्टी जो है ऑफिशियली उन्होंने डिमांड किया 1929 के लाहौर सेशन में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। मैंने आपको बताया था M.N. रॉय ने सबसे पहले आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, और 1925 में ये इन्होंने 1924 में दिया था। 1925 में कांग्रेस ने ऑफिशियल डिमांड में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड रख दी थी। तो 1929 में नहीं, उन्होंने 1925 में ही ये डिमांड रख दी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। थर्ड है द ब्रिटिशर्स एक्सेप्टेड इन प्रिंसिपल द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन कैबिनेट मिशन प्लान। बोले कि कैबिनेट मिशन प्लान में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड माननी है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। उन्होंने कब मान ली थी? ये अगस्त ऑफर में ही उन्होंने मान ली थी, ठीक है। कब? अगस्त ऑफर जब आया था 1940 का, उसमें ही इन्होंने ये डिमांड मान ली थी। तो ऐसा नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो सारी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। तो आंसर क्या हो गया? डी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कौन से आर्टिकल्स हैं कौन से डीपीएस में? देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 43B, ठीक है। अगर आपको ये पता है ना सेकंड, तो सेकंड रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक ही ठीक होगा। अब आपको एक चीज़ पता है, आर्टिकल 39A थोड़ा सा लीगल एड के लिए, या तो यही आर्टिकल हमारा सही है, ठीक है। आर्टिकल 39A आप वैसे भी अगर मेंस की आंसर राइटिंग करते होगे तो आपको ये पता होगा फ्री लीगल एड जो है ये आप मेनली लिखते हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब फर्स्ट रॉन्ग है। लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, लिविंग जो वेज हैं वर्कर्स के लिए वो मेनली किस आर्टिकल में दिए गए हैं? वो दिए गए हैं आर्टिकल 43 में। अभी हमने थोड़ी देर पहले वो आर्टिकल किए थे, आप अच्छे से जाके देख लो उनको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है गांधीयन और लिबरल को याद करना, और उसके बाद सोशलिस्ट जो हैं जो भी आते जाएं उनको याद कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। हमें बताना है सर क्रीक इज डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन गल्फ ऑफ खंबात। देखो ये गल्फ ऑफ खंबात के मार्शलैंड में नहीं है, ये मतलब इंडिया के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बीच में है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रखे कोरी एंड वियानबाड़ी क्रीक जो है वो इंडिया में ही, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो इंडिया में ही है। और थर्ड है दी थालवेग प्रिंसिपल इज यूज टू डिटरमाइन दी वाटरवे बाउंड्री बिटवीन टू कंट्रीज। बिल्कुल ये प्रिंसिपल ये याद रखना आज के बाद, दो कंट्रीज के बीच में जो वाटरवे बाउंड्री है उसको डिटरमाइन करने के लिए एक थालवेग प्रिंसिपल का यूज होता है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताना है। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किसके रिकमेंडेशन पे बैठे हैं? ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। धार कमीशन और जेवीपी कमीशन बैठे, उन्होंने लैंग्वेज को एज ए क्राइटेरिया हटा दिया कि लैंग्वेज के बेस पे आप डिटरमाइन नहीं करोगे, स्टेट्स को नहीं बनाओगे। लेकिन फिर फैजल अली ने बोला कि आप लैंग्वेज के बेस पे मतलब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हो, लेकिन 4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यूनिटी, सिक्योरिटी, कुछ चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो वो था फैजल अली कमीशन। तो ये शाह कमीशन के लिए किसके लिए था? याद रखना, शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो ये हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश है, ये तीनों का पार्टीशन हुआ था, ठीक है, लैंग्वेज के बेस पे। तो ये जैसी शाह कमीशन, ये चीज़ ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो गया हमारा सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हमें जजमेंट बताने उसमें क्या रूलिंग हुई, ठीक है। केशवानंद भारती केस में बोला गया कि वो जो प्रेमबल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिल्कुल उसमें बोला गया था। सेकंड है गोलकनाथ केस में बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 की फंडामेंटल राइट्स को जो है वो अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल किसके अंडर? 368 के अंडर।
याद रखना गोलकनाथ केस ने क्या किया था, मना किया था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता, ये बोला था उन्होंने, नहीं अमेंड किया जा सकता। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, उसको अमेंड, ठीक है, वो नहीं किया जा सकता है। अब फिर है शंकरी प्रसाद के, उसने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ नहीं है आर्टिकल 13 के अंडर, बिल्कुल ये उसने बोला था कि वहाँ पे लॉ, शंकरी प्रसाद के अकॉर्डिंग जो था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कोई लॉ नहीं था आर्टिकल 13 के अंडर। तो हमें नोट करेक्ट बतानी है, तो नोट करेक्ट कौन सी हमारी सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कौन सी कंट्री में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट चल रहा है, सेम क्वेश्चन जो जैसे यूपीएससी ने पूछा वैसे ही पूछा। देखो चिली में क्या चल रहा है, सेम ही चल रहा है, सारे स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है जिसमें क्लाइमेट चेंज को सेंट्रल थीम रखा गया है। फिर अब बुर्किना फासो में क्या हुआ है, मिलिट्री ने सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट को। फिर इंडोनेशिया में क्या हो रहा है, कैपिटल शिफ्ट हो रही है। इराक में क्या हो रहा है, रिपरेशन हो रहा है पेमेंट का टू कुवैत फॉर 1990 इन्वेजन। ठीक है, तो सारी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 1915 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा वैसा क्वेश्चन है, मतलब जो नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। तो इसमें मेनली क्या होता है, जितने भी पुराने एक्ट्स थे, जितने भी प्रीसीडिंग एक्ट थे, उनको कंसोलिडेट करके एक एक्ट में डाल दिया गया था ब्रिटिश इंडिया के द्वारा। तो यही मेन काम हुआ था किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल यही एक इंपॉर्टेंट काम हुआ था। ठीक है, और बस ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहे हैं, कौन सी कमेटी के कौन से चेयरमैन थे। भाई ये भी याद ही होने चाहिए आपको। ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी के कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो ये तो नहीं थे। हाउस कमेटी के कौन थे, हाउस कमेटी के बी सीतारमैया थे। देखो इनके ये थे और इनके ये थे। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्रॉस कर रखे हैं। और फिर स्टेट्स कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो जवाहरलाल नेहरू ठीक है, और दोनों स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, जो राजेंद्र प्रसाद जी थे किसी और कमेटी के भी चेयरमैन थे, बिल्कुल। एक तो एक फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी आपने सुना होगा, उसके चेयरमैन थे ये। और एक कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर के ये मतलब चेयरमैन थे। जवाहरलाल नेहरू भी और मेंबर्स के थे, जैसे कि यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इन सब के भी ये क्या थे, चेयरपर्सन थे स्टेट्स कमेटी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। डीपीएसपी के बारे में बताना है। डीपीएसपी लीगली इनफोर्सिबल नहीं है। ठीक है, इनफोर्सिबल नहीं है, तो उसके क्या रीज़न है, क्यों नहीं हमारे फ्रेमर्स ने उसको लीगली इनफोर्सिबल बनाया। सबसे पहले इंडिया डिड नॉट हैव सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बिल्कुल उनके पास सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे इंडिया के पास, और बैकवर्ड थी कंट्री। ठीक है, तो दोनों ही रीज़न थे जिसके कारण उसको नहीं बनाया गया। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 29 पे। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में बताना है। सबसे पहले इसको CDAC IBM के साथ मिलके वो कर रहा है, क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर मतलब जो CDAC जो है किसके साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलके, प्लस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के साथ मिलके, प्लस IISc बेंगलुरु के साथ मिलके, इसके साथ मतलब मेनली उनको कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी होगी रॉन्ग। ठीक है, और कब लॉन्च किया गया था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन 2015 में लॉन्च किया गया था। परम परवेग है वो लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर है जो मेनली इंस्टॉल किया गया इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में। बिल्कुल ये किया गया है ऐड इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में, बिल्कुल सही है। और मेनली इसका जो पेटाफ्लॉप्स है वो कितनी है, 3.3 पेटाफ्लॉप्स। मेनली जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड्स है वो मेनली पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है, तो उसकी है 3.3। तो आप एक बात बताओ कि इंडिया के सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन कौन से हैं। एक तो है प्रत्यूष और एक है हमारा मिहिर, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसके सिक्स के आसपास है इनकी पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, सबसे पहला हमारा सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 800। ठीक है, परम सीरीज जो है मेनली सुपर कंप्यूटर की है। परम 8000 जो है हमारा ये सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, आंसर आ गया बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या बोलता है, हमें एजुकेशन के बारे में बताना। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही किया था, बोल रहे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया। अभी मैंने बताया था कि राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट कब बनाया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें हमने आर्टिकल 45 भी ऐड किया था। किसमें, उसमें डीपीएसपी में। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी भी इसको ऐड किया गया था। तो वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 92nd नहीं था। सेकंड है आर्टिकल 21A जो है वो गारंटी करता है राइट टू रिसीव एजुकेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इन दी मदर टंग। देखो राइट टू रिसीव एजुकेशन तो है आर्टिकल 21 के अंडर, लेकिन मदर टंग में नहीं है, मदर टंग में आपको गारंटी नहीं दी गई है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, दोनों ही रॉन्ग है, तो आंसर हमारा क्या आ गया डी।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 31 पे। आर्टिकल 15 के बारे में बताना है। आर्टिकल 15 में क्या है कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर। अब देख लेते हैं। इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द बेस ऑफ प्लेस ऑफ रेजिडेंस। देखो प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं है, मैंने अभी बताया, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, केवल यही है। ठीक है, फिर सेकंड है कि अंडर दिस आर्टिकल द स्टेट हैज़ बीन एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। बिल्कुल, इसके अंदर स्टेट एम्पावर्ड है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है चिल्ड्रन के लिए भी और वुमेन के लिए भी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और 1 सेकेंड, फिर हमारी आ जाती है थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोलते हैं, इट अलाउज द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखो इसमें मेन एक प्रोविजन है कि आप क्या कर सकते हो, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कोई बना सकते हो। ठीक है, पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए स्टेट कर सकते हैं, या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं बनाना है, मेनली ऐसे इंस्टीट्यूशनल बनाने हैं जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ना कि माइनॉरिटी के लिए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट बने, आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर, और आपको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करने हैं, ना कि माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। बोल रहे हैं 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंग्लिश नहीं होगी क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस केवल उसमें इंक्लूड है। हिंदी, इसमें क्या है, इंग्लिश। देखो इसमें भी इंग्लिश है तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए। अभी आपने सुना होगा तुलु लैंग्वेज को ऐड करने की बात चल रही थी कि इसको भी 8th शेड्यूल में ऐड करना चाहिए। अभी इसका मतलब ये इंक्लूडेड नहीं है तो ये भी नहीं होगी, तो हमारा आंसर आ गया बी। ठीक है, तो यही केवल इंक्लूडेड है हमारे 8th शेड्यूल में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं। पहले कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस ओनली थी। ठीक है, तो अब देखो कि बाद में कौन कौन सी ऐड हुई। देखो सबसे पहले याद रखना 1967 में सबसे पहली लैंग्वेज ऐड हुई, उसमें सिंधी। ठीक है, पहले 14 थी, अब 22 हो गई हैं, तो और सारी ऐड ही हुई ना। तो 1967 में सिंधी ऐड हुई। फिर आया 1992, इसमें कौन सी हुई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेज इसमें ऐड हुई। फिर आया हमारा 2004 में कौन सी ऐड हुई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 लैंग्वेज यहाँ पे ऐड हुई। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। ये जितनी भी लैंग्वेज बाद में ऐड हुई ना, इनको हमेशा के लिए याद रखना। ठीक है, इनका कभी भी ऑप्शन बना के डाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बताना है। किसके बारे में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। दे हैव यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड जुडिक्शन थ्रू आउट द इंडिया। देखो सबऑर्डिनेट कोर्ट हर स्टेट के अलग लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग बनते हैं, तो ये सारे का यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, सबका डिफरेंट होगा। सेकंड है सेशन कोर्ट हैज़ पावर टू इम्पोज सेंटेंस अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट बट नॉट कैपिटल पनिशमेंट। तो याद रखना डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन कोर्ट मतलब जो भी होते हैं वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के हमारे आर्टिकल कौन कौन से हैं, आर्टिकल है 233 से 237 तक। ठीक है, ये आर्टिकल्स है मेनली जिसके अकॉर्डिंग ये मेनली एस्टेब्लिश होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। अब आ जाते हैं कि हम वैसे होते कैसे हैं। देखो सबसे पहले होते हैं, यही देख लेते हैं। सबसे पहले होते हैं हमारे हाई कोर्ट। ठीक है, फिर होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जज मान लो। ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस, फिर डिस्ट्रिक्ट जज या फिर जिसको सेशन कोर्ट जज बोलते हैं। ठीक है, सेशन जज। ये दो इनमें डिवाइड हो जाते हैं। एक तो सिविल केसेस, अगर सिविल केसेस अगर कोई मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुन रहा है तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज बोलेंगे। अगर कोई क्रिमिनल केसेस कोई जज सुन रहा है तो उसको सेशन जज बोलेंगे। ठीक है, तो सिविल केसेस में नीचे कौन कौन से और कोर्ट्स होते हैं, एक होते हैं सबऑर्डिनेट जज कोर्ट। कौन होता है, सबऑर्डिनेट जज कोर्ट होता है एक। ठीक है, उसके नीचे और कौन सा होता है, एक होता है मुंसिफ कोर्ट। एक क्रिमिनल साइड में कौन से कोर्ट होते हैं कि यहाँ पे होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, और उसके नीचे होता है हमारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये केवल 3 साल तक की सजा दे सकता है। जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो कोर्ट है वो मेनली 7 साल तक की सजा दे सकता है, और जो मेनली ये डिस्ट्रिक्ट है ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कैपिटल पनिशमेंट लास्ट तक की सजा दे सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर। कौन अपॉइंट करते हैं, हमारे गवर्नर अपॉइंट करते हैं। किसकी सजेशन मानते हैं, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ। ठीक है, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन ली जाती है इनके अपॉइंटमेंट
अपॉइंटमेंट में कौन करते हैं, गवर्नर इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देखो भाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि सबसे पहले तो किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज़ होनी चाहिए कि कम से कम 7 साल इन्होंने एडवोकेसी की हो, ठीक है, 7 साल इन्होंने एडवोकेसी की। और क्या हो, तीसरी कंडीशन वही कि हाई कोर्ट इनको रिकमेंड करे, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन तो ये जब जो हाई कोर्ट जो रिकमेंड करे तभी तो बनेंगे डिस्ट्रिक्ट जज। और ये जो नीचे वाले जो कोर्ट हैं इनमें जो जजेस बन रहे हैं ये कैसे, तो याद रखना ये इनको भी कौन अपॉइंट करता है, इन जजेस को भी कौन अपॉइंट करेंगे, गवर्नर ही अपॉइंट करेंगे। लेकिन किससे पूछ के, ठीक है, किससे पूछ के, दो जगह से पूछे, हाई कोर्ट से तो पूछेंगे, साथ में स्टेट PSC के मेंबर से भी पूछेंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर से भी पूछेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इन जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो हमारा कैसे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 33 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। बोल रहे हैं कि इट एस्टेब्लिश 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। यहाँ पे 15 मेंबर काउंसिल बना देगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए। और स्क्रैप कर दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो हमें बताना कौन सा एक्ट, तो ये कौन सा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 था, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान ही रखनी है। अब इसमें उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हमें बताना है अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया अडॉप्ट कर ले तो उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, हमें बेनिफिट बताने उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। देखो अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिया में आ जाता तो देखो सबसे पहले तो स्टेबल गवर्नमेंट तो हो जाएगी, ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट तो हो जाएगी, ये बात तो सही है। सेकेंड है प्रिवेंट ऑटोक्रेसी। देखो अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ जाता तो केवल एक ही के हाथ में पावर आ जाएगी, तो इससे ऑटोक्रेसी प्रिवेंट नहीं होगी, ये ऑटोक्रेसी की तरफ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी ये तो गलत होगी। थर्ड है नैरो रिप्रेजेंटेशन। देखो नैरो रिप्रेजेंटेशन ये इसका मतलब फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। मतलब नैरो रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये इसका नुकसान है, बेनिफिट नहीं है। तो नैरो रिप्रेजेंटेशन तो होगी लेकिन ये इसका फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान नहीं होगा, तो ये डीमेरिट में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, क्या पूछा है हमसे, बेनिफिट कौन सा करेगा, तो केवल ए ही बेनिफिट करेगा। मतलब स्टेबल गवर्नमेंट हो सकती है। और क्या फ़ायदे हो सकते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट, डेफिनेट पॉलिसीज़, उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर, ये सारी चीज़ें फ़ायदे हो सकते हैं। नुकसान में क्या हो सकता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में झगड़े रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होएगी, बस ऑटोक्रेसी आ सकती है, नैरो रिप्रेजेंटेशन होगा, ये सारे नुकसान हैं, मतलब डीमेरिट्स हैं। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। आर्टिकल 16 के बारे में बात करनी है। आर्टिकल 16 में क्या है, मेनली पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जब भी आप दे रहे हो तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। किस किस चीज़ के बेस पे, एक तो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, और साथ में यहाँ पे रेजिडेंस भी आ जाता है, ठीक है। याद रखना स्टेट वहाँ पे क्या नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसमें। सबसे पहले इट इज़ कन्फाइंड टू अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस अंडर द स्टेट। बिल्कुल स्टेट के अंडर अपॉइंटमेंट के अंडर ये मेनली आर्टिकल है। सेकंड है अंडर दिस आर्टिकल द स्टेट कैन नॉट ग्रांट रिजर्वेशन इन द प्रमोशन। देखो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो रिजर्वेशन दे सकती है किसी भी कम्युनिटी को या किसी को भी, अगर वो एडिक्वेट उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है कहीं पे। तो अगर प्रमोशनल पोस्ट में अगर किसी कास्ट का या किसी का अगर उतना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो भी जो स्टेट है वो ग्रांट कर सकते हैं रिजर्वेशन। ऐसा नहीं है कि स्टेट नहीं ग्रांट कर सकती। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, ए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करनी है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उनको प्रोविजनल प्रेसिडेंट बना दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है असेंबली का। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है, उनको बना दिया गया। सेकंड बोल रहे हैं कि जो वीटी कृष्णाचारी थे वो ओनली वाइस प्रेसिडेंट थे। जब भी आपने सुना होगा कि जब हमारे स्टार्टिंग में एक प्रेसिडेंट बने थे और 2 वाइस प्रेसिडेंट बने थे, एक तो कृष्णाचारी थे, एक थे एच.सी. मुखर्जी, तो ये ओनली नहीं थे, इनके साथ एच.सी. मुखर्जी भी एक वाइस प्रेसिडेंट थे। तो सेकंड स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट होगी हमारी करेक्ट, इसका मतलब डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड है मुस्लिम लीग वाज नेवर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो स्टार्टिंग में तो उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 80 सीट्स भी जीती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने उससे छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं है वो कभी भी पार्ट नहीं थी। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, फ्रेटर्निटी के बारे में, कि फ्रेटर्निटी को कौन सी टर्म बेस्ट डिस्क्राइब करती है। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, सबसे अच्छा है कि आप इसमें पोज करो और देखो कि कौन सी सबसे अच्छी होती है। ये होती है इट रेफर्स टू एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस टुवर्ड्स फेलो मैन, ठीक है। तो ये होती है फ्रेटर्निटी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हमें बताना है जस्टिस के बारे में। प्रीएम्बल में कौन कौन सा जस्टिस प्रोवाइड किया गया, मैंने बताया था सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 टाइप का प्रोवाइड किया गया है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, कोई इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40 पे।
और जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हमारे हाई कोर्ट्स का क्या है, ठीक है। आपको अगर अभी मैंने बताया भी नहीं है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, क्यों, चारों स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। अगर आपने पढ़ ली हो तो इसमें देखो फेडरल डिस्प्यूट्स के बारे में मैंने बोला था कि इस फेडरल डिस्प्यूट्स को कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, ना कि हाई कोर्ट का। तो फोर्थ स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, और फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होती डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो भी MP MLA के इलेक्शंस हैं वो रिवेन्यू मैटर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारे ही उसके ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 हमें क्या बोलते हैं, अभी हमने ये पढ़ा है, ठीक है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया था, साइज किया गया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और कितना कर दिया गया था कि 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो क्या बिल्कुल सही है हमारी। थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा किया गया था। फिर है हमारी 25th, देखो आज ही मैंने 24th और 25th आज ही करवाई हैं, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि 24th और जो 25th है वो मैंने आज ही करवाई हैं, ठीक है। तो वो आपने देख लिया होगा, याद रखना। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल जो राइट है टू प्रॉपर्टी उसको करटेल कर दिया गया था। रिमूव कब किया था, 44th में। रिमूव राइट टू प्रॉपर्टी कब किया गया था, 44th में, लेकिन 25th में उसको करटेल कर दिया गया था। बोल रहे हैं कि 26th में क्या किया गया था, जो प्राइवी पर्सेस थे उनको अबॉलिश कर दिया गया था। ये चीज़ें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, तो केवल थर्ड हमारा सही है और फर्स्ट एंड सेकंड हमारे रॉन्ग है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हमें बताना है किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है। सबसे पहले मिनिमल बेसिक रूल प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है। गवर्नमेंट को लिमिट करता है, बिल्कुल। और एस्पिरेशंस ऑफ पीपल को एक्सप्रेस करता है। तो तीनों ही काम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमारा आंसर क्या जाता है, डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे। हमें क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिबेट किया कि जो टर्म सोशलिस्ट है वो नहीं हम डालेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या रीज़न था जिसके बारे में ऐसा सोचा गया था, तो ऐसा सोचा गया था कि हम अपनी सोसाइटी पे ये चीज़ थोपते नहीं है कि हमारी कंट्री जो है सोशलिस्ट ही होगी। ये लोगों पे छोड़ देते हैं कि वो क्या अडॉप्ट करना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए। तो इट वाज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसाइड द काइंड ऑफ सोसाइटी पीपल शुड लिव इन। तो पीपल खुद डिसाइड करेंगे कि उनको किस टाइप की सोसाइटी में रहना है, वो सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट या फिर मिक्स्ड, किस टाइप की सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो लोगों पर छोड़ दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 इसलिए उन्होंने सोशलिस्ट टर्म को ऐड नहीं किया था, जो कि बाद में प्रीएम्बल में ऐड कर दी गई थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 में। फिर आगे 44th क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं कि इन ह्यूमन राइट्स के बारे में मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म क्या, नेगेटिव राइट्स उनको क्यों बोला गया है, मतलब नेगेटिव राइट्स क्यों बोला गया है। तो देखो नेगेटिव राइट्स किसको बोला गया है, अगर आप सारे स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो आपको एक ही इसमें सबसे अच्छी लगेगी, वो होगी राइट्स दैट रिक्वायर अदर्स टू एब्सटेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद इंडिविजुअल एक्शंस। तो उनको बोलता है नेगेटिव राइट्स। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है, सबसे पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉज अभी स्टार्ट किया है, तो उसके बारे में, ठीक है। क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर इन इंडिया फॉल अंडर कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्रिमिनल लॉज मेनली किसके अंडर आते हैं, हमारी कंकरेंट लिस्ट के अंडर ही आते हैं, ठीक है। बहुत सही स्टेटमेंट है। और याद रखना पुलिस, प्रिजन, ये सारे किसके अंदर आते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। फिर IPC कवर्स लिस्ट क्रिमिनल एक्ट्स एंड पनिशमेंट दैट पर्सन और टू बी चार्ज विद। बिल्कुल IPC में भी बताया गया है कि किस टाइप के क्रिमिनल एक्ट में किस टाइप की पनिशमेंट होगी। थर्ड CRPC क्लासीफाइज ऑफेंस इनटू कैटेगरी सच एज बेलेबल, नॉन बेलेबल। बिल्कुल क्रिमिनल जो CRPC है उसमें बताया गया कि कौन से जो एक्ट्स हैं क्रिमिनल एक्ट्स वो बेलेबल है, कौन से नॉन बेलेबल है। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या जाता है, डी, ठीक है। कोई ज़्यादा वैसा क्वेश्चन है नहीं। अब सेप्टेमरैंथस जो भी ये है, ये क्या है ये, तो ये क्या है, प्लांट है। बस सीधी सी बात है, ये पैरासाइटिक फ्लावरिंग प्लांट है, ठीक है। कौन सा प्लांट है, ये पैरासाइटिक प्लांट है। इसकी इंपॉर्टेंट कुछ एक फीचर है कि ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड से हमें मिला है। कहाँ से मिला है, निकोबार आइलैंड ग्रुप से मिला है। और ये वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज है, कहाँ की, वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज है, ठीक है। ध्यान रखना है इसको। तो क्वेश्चन नंबर 46 आंसर हो गया। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। बोल रहे हैं कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन सा ऐड नहीं किया गया था, कौन सा ऐड नहीं किया गया था। तो आपको ये चीज़ ध्यान ही रखनी है भाई कि कौन सा ऐड नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान ही रखनी पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा बी, सेकंड एंड थर्ड ऐड नहीं किए गए थे, केवल फर्स्ट ऐड किया गया था, ठीक है। केवल फर्स्ट ऐड किया गया था, वो था 38A, ठीक है। मैंने आपको बताए थे कौन कौन से ऐड किए गए थे, ठीक है। आर्टिकल 43A,
आर्टिकल 48A, आर्टिकल एक और आर्टिकल था जो ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, 42nd में ऐड किए गए थे ये सारे, ठीक है। और कौन कौन से थे यार, और मेरे को अभी याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को आप फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये सारी चीज़ें करवाई हैं, तो आप जाके देखना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंडस्ट्री अलायंस के बारे में बताना है। सबसे पहले बोले कि इसको WHO ने एस्टेब्लिश किया, बिल्कुल भी नहीं, ये एक प्राइवेट सेक्टर कोएलिशन है, ना कि किसी WHO ने ऑर्गेनाइज किया, तो प्राइवेट सेक्टर कोएलिशन, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड बोल रहे हैं कि ये डेवलप किया AMR इंडस्ट्री अलायंस मैन्युफैक्चरिंग मेंबर्स ने, ताकि मिटिगेट किया जा सके इन्वायरमेंट के रिस्क को जो भी एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन से एसोसिएटेड है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये इन्होंने ही डेवलप किया है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर आ गया हमारा बी। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49 पे। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताना है। सबसे पहले आर्टिकल 18 प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन टाइटल्स। देखो आर्टिकल 18 के अकॉर्डिंग एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, ठीक है, मतलब कि हमें टाइटल्स नहीं अडॉप्ट करने, लेकिन मिलिट्री के लिए वो नहीं है, मिलिट्री या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस जो अगर दिए जाते हैं तो वो एग्जम्प्टेड है इससे, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, ठीक है। सेकेंड है आर्टिकल 18 हैज़ प्रोहिबिटरी प्रोविजंस फॉर बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। मैंने बताया था केवल सिटीजन्स के लिए हमारे 5 ही आर्टिकल है, 15, 16, 19, 29 और 30, ठीक है, और अदर्स जो हैं सारे क्या हैं, सिटीजन्स के लिए भी, नॉन सिटीजन के लिए भी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, करेक्ट होगी, तो आंसर क्या हो गया इसका, बी, ठीक है। बेसिक्स कंसेप्ट, अगर आपको बेसिक्स याद है ना तो आपके लास्ट वाले क्वेश्चंस होते ही जाएंगे, ठीक है, आपको किसी चीज़ में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब आ जाते हैं सीड स्कीम के बारे में। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा न्यूज़पेपर वगैरह में जब भी आई थी ये, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है हमारी कि ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। मेनली इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, इसको मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। क्यों किया है, क्योंकि ये जो ट्राइब्स हैं ये बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हैं। मेनली इस स्कीम में 4 चीज़ें हैं, मेनली स्कीम में 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले क्या, एजुकेशनल एम्पावरमेंट किया जाएगा उनका, दूसरे उनकी हेल्थ को इंप्रूव किया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस उनको प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी इनकम को इंक्रीज करने के लिए, उसके बाद हाउसिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी, 4 चीज़ें उनको की जाएंगी। सेकेंड है द स्कीम इनवाइसेज MSP टाइप ऑफ सपोर्ट फॉर, ऐसा कुछ नहीं है, MSP टाइप ऑफ कोई चीज़ नहीं है इसमें, मेनली ये 4 चीज़ें बताई गई हैं, जो मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें की जाएंगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हमारा क्या आ गया, ए, ठीक है। इसके अलावा मतलब डीम नोटिफाइड ट्राइब के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने की है, मतलब और भी, जैसे एक कमीशन भी बैठे हैं, 2 टाइप के कमीशन बैठे हैं, एक तो बैठा है रैन के कमीशन, ठीक है, एक तो रैन के कमीशन बैठा 2008 में, ठीक है, इन्हीं के लिए बैठा डीनोटिफाइड ट्राइब्स के लिए। एक बैठा है नेशनल कमीशन, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, एक चेयरमैन थे श्री भीखू आर इडाटे, ठीक है, भीखू आर इडाटे, तो ये मेंबर्स थे, ये चेयरपर्सन थे, उनके अंडर एक नेशनल कमीशन बैठा था इन्हीं में, और एक रैन के कमीशन बैठा था इन्हीं के लिए, ठीक है। ये मेनली कितने साल के लिए स्कीम है, 5 ईयर्स के लिए स्कीम है। कितने पैसे दिए गए हैं, 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 5 साल में वो खर्च करने हैं। एक मेनली इसमें ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया गया ताकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सके, ऑनलाइन पेमेंट्स का पता चल सके कैसे करने, और डायरेक्ट अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट में पैसे जा सकें। उसके अलावा याद रखना इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ की है, एक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और उसके बाद सबका प्रयास, ठीक है, सबके प्रयास से ही उनकी जो कंडीशन है वो अच्छी होगी, तो ये भी इसमें जोड़ा गया है। तो ये चीज़ सारी चीज़ें याद रखनी है। डीनोटिफाइड एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब के बारे में एक सीड स्कीम उनके लिए निकाली गई है, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा आंसर हो जाता है ए, और इसी नोट पे जो हमारे को टोटल 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। और तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के रिविज़न करो। आपको मैं एक सच बात बता रही हूँ, आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें पता होनी चाहिए, एक ही चीज़ के बारे में मैक्सिमम चीज़ें आपको नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है। दिस इज़ अबाउट UPSC। अगर आप मानोगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहोगे। अगर आप सारे विजन की पूरा एक एक लाइन बैठ के पढ़ने लग गए, देखो बेसिक्स कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए ना, तो आपको इतनी ज़्यादा गाथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स हैव स्टार्टेड मतलब शोइंग द आंसर्स, डायरेक्ट आंसर्स, तो मैं वो चीज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उससे आपका फ़ायदा नहीं है, उससे आपका नुकसान ही होगा। अगर आपको वही पढ़ना है ना तो वो बहुत टाइम वेस्टिंग है, और लास्ट में अगर आप एक एक बार भी इसका रिवीजन कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।